नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर। आज नेशनल वॉइस का विषय है रोजगार पर आई सरकार की नई रिपोर्ट। इसके रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में बेरोजगारी दर 3.2% रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पढ़े लिखों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट में नौकरियों पर और क्या क्या सामने आया और भारत में कितनों के पास है रोजगार, आज इसी पर विद्वानों से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। भारत जैसे देश में बेरोजगारी हमेशा से ही न सिर्फ चुनावी बल्कि सामाजिक आर्थिक मुद्दा भी रहा है। विपक्ष नौकरियां न दे पाने पर सरकार को घेरता है तो सरकार दावा करती है कि उसने रोजगार के खूब मौके पैदा किए हैं, लेकिन बेरोजगारी पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के दावे कितने किताबी हैं, आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में बेरोजगारी के आंकड़ों पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की नई रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में जुलाई 2023 से जून 2024 तक के आंकड़े हैं। पीएलएफएस की रिपोर्ट बताती है कि भारत में पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा हैं। रिपोर्ट बताती है कि जितना ज्यादा पढ़ाई होगी बेरोजगारी भी उतनी ही ज्यादा होगी। आइए अब हम ये देखते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि निरक्षर में बेरोजगारी कितनी है। निरक्षर में 0.20% बेरोजगारी है। उच्च शिक्षा उच्च बेरोजगारी। अब देखिए निरक्षर की जो स्थिति है आपने देख लिया। प्राइमरी तक की जिसने पढ़ाई की है उसमें 0.6% बेरोजगारी दर है। यानी कि प्राइमरी जैसे ही आपने पढ़ाई की बेरोजगारी शुरू। 8वीं तक 1.60% की यहां पर बेरोजगारी दर दिखाई जा रही है। इस सर्वे रिपोर्ट में ये पीरियोडिक लेबर फोर्स की सर्वे रिपोर्ट है। 10वीं तक जिसने पढ़ाई की है उसमें 1.90% की बेरोजगारी है। 12वीं तक 4.40%। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्लास बढ़ रहा है, कक्षाएं बढ़ रही हैं, पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है, बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स पर 1.60% की बेरोजगारी यहां पर देखने को मिली है। ग्रेजुएशन तक 13.00% यानी 13%, और पीजी या उससे ज्यादा पर 12.40% की बेरोजगारी यहां पर देखी गई है। ये तो रही बेरोजगारी की। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स बेरोजगारी के हालात को 3 आंकड़ों से समझती है। पहला है LFPR, दूसरा WPR और तीसरा है UR। इसको ग्राफिक्स के माध्यम से हम ऐसे समझते हैं कि ये क्या है। पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कि LFPR, जिसका मैंने जिक्र किया है। तो ये बेरोजगारी के हालात के जो 3 आंकड़े पेश करता है ये सर्वे। दूसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी कि WPR, बेरोजगारी के हालात के ये 3 आंकड़े का दूसरा आंकड़ा इसके अनुसार पेश करता है। और तीसरा जो है बेरोजगारी दर यानी कि UR। तो ये 3 तरह के आंकड़े आते हैं। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि इसको विस्तार से बताएंगे, इसको हम आपको समझाएंगे। LFPR का इसका मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि कुल आबादी में से कितने लोग हैं जो काम की तलाश में हैं या काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो कि कुल आबादी में से ऐसे कितने लोग हैं जो काम की तलाश में हैं या काम कर रहे हैं। यह है LFPR इसका मतलब। अब WPR का इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप
कि कुल आबादी में से कितनों के पास रोजगार है, यानी कि जितनी आबादी है उनमें कितनों के पास रोजगार है। यूआर का मतलब, अब इसका भी मतलब आप समझ लीजिए कि लेबर फोर्स में शामिल कितने लोग बेरोजगार हैं। लेबर फोर्स और वर्कर पॉपुलेशन का बढ़ना और बेरोजगारी दर का घटना अच्छा माना जाता है। लेबर फोर्स और वर्कर पॉपुलेशन का बढ़ना और बेरोजगारी दर का घटना अच्छा होता है। तो ये हमने आपको समझा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। ताजा जारी आंकड़ों के मुताबिक लेबर पार्टिसिपेशन रेट में राज्यों का क्या है स्थिति, आइए ये जानते हैं। देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का लेबर पार्टिसिपेशन रेट राष्ट्रीय औसत से अधिक है। सिक्किम का लेबर पार्टिसिपेशन रेट यानी कि राज्य की कुल आबादी में काम करने या काम खोजने वालों की सबसे अधिक जो है 60.5% है। यहाँ पर इनकी आबादी, यहाँ महिलाओं की हिस्सेदारी 55% और पुरुषों की 65% है। इस लिस्ट में बिहार 29% के साथ सबसे नीचे है। इसके बाद यूपी 33.8% और झारखंड 34.6% इसके बाद का नंबर आता है। अब आगे बढ़ते हैं। लेबर पार्टिसिपेट जो रेट है ये हमने आपको बताया। अब अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो देश में 23 से 24 वर्ष की उम्र में 38.7%, वहीं 22-23 वर्ष की उम्र में 37.3% और 17 से 18 वर्ष की उम्र में 34.7% है। अगर बात राज्यों की करें तो 11 प्रमुख राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ 52.3% के साथ टॉप पर है, वहीं महाराष्ट्र 46% के साथ दूसरे और गुजरात 45.8% के साथ तीसरे नंबर पर है। आगे बढ़ते अब बात करते हैं बेरोजगारी दर की, जिसकी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। बेरोजगारी दर की, जहां देश की औसत बेरोजगारी 3.2% और पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी दर 1% से भी कम यानी कि 0.9% है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर गुजरात 1.1% और तीसरे पर झारखंड 1.3% है। साल 2023-24 में गोवा में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा यानी कि 8.5% रही है और केरल में ये 7.2% रही है। केरल में 7.2% का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप देख सकते हैं कि वहां पर शिक्षा जो है का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, वहां पर साक्षर लोग सबसे ज्यादा है। जहां शिक्षा है यानी कि जहां सरस्वती है वहां काम कम, वहां बेरोजगार ज्यादा है। यह देखने वाली बात है, यह हमने आपको पहले ही बताया। तो ये हमने आपको ये सारी चीजें बता दी और दिखा दी। आज हम इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। तो राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आर के शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आदित्य नारायण उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि हमने देखा कि 3.2% बेरोजगारी दर दर्शाया है इस सर्वे रिपोर्ट ने देश में। और बात अगर जो करें मध्य प्रदेश की, बेरोजगारी दर पर ही पहले आते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहां पर जो बेरोजगारी दर है वो 0.9% है, यानी कि यहां पर बेरोजगार जो हैं बहुत कम है। ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन एक चीज जो बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है जो हमने सबसे पहले ही बताया है कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है? राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार। देखिए देवेंद्र जी, आपकी रिपोर्ट में देखा कि जैसे जैसे शिक्षा जो बिल्कुल निरक्षर हैं उनकी तो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नगण्य है उनकी बेरोजगारी, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट तक पहुंच रहे हैं, तो उनकी बेरोजगारी बहुत जबरदस्त हो रही है। इसके पीछे का एक जो बहुत बड़ा कारण है, जो हमारे यहाँ एक मेंटेलिटी बना दी गई कि जो सरकारी नौकरी ही बेरोजगार होता है। अगर किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है तो वो बेरोजगार है।
ऐसा माना जाता है। एक बात तो ये है। दूसरी सिर्फ ये बात ये होती है कि नौकरी कर रहा है कोई रोजगार है, अगर कोई दूसरा कोई बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, तो वो अगर नौकरी कर रहा है तो ही रोजगार हो रहा है, अदरवाइज तो बेरोजगार है। तीसरी बात ये है कि जब निरक्षर होता है, जब बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर होता है शिक्षा के, तो उसके मन में कोई झिझक नहीं होती कोई भी काम करने की। और अब देखते हैं जो है, चाहे तो वो सब्जी भी बेच लेगा, चाहे तो कोई छोटी दुकान भी लगा लेगा, चाहे तो कोई छोटे छोटा जो व्यापार होता है, हालांकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है दुनिया में, हर काम का उतना ही समान होना चाहिए। पर अगर आर्थिक चीज देखा जाए तो कोई छोटा या बड़ा हो सकता है, तो वो किसी काम में शर्माता नहीं है, किसी काम में उसको झिझक नहीं होती है। और एक बात और भी ये कहता है, ये वो व्यक्ति एक बात और भी कहता है, हम कौन पढ़े लिखे हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हो, आप जी, मुझे लगता है मैं टाई बांध के जाऊं, ऑफिस में बैठूं, एसी में बैठूं, और बस यहीं से गड़बड़ियां शुरू होती हैं सारी की सारी। आप कल का एक उदाहरण देख लीजिए, कल छोटा सा उदाहरण था। कल हमारी गाड़ी का एयर क्लीनर चेक करवाना था। 7 या 8 मैकेनिक उससे दौर में, जहां भी जिस गैरेज पे गए बहुत भीड़ थी, उसने कहा भाई साहब आज नहीं पहले आपको कल आना पड़ेगा। फिर एक आदमी बड़ी मुश्किल से मिला और उसने तो आप सोचिए, वो गैरेजों पे लगातार काम है, वो 3,000, 4,000, 5,000 रुपए दिन के कमाते हैं। वो बड़ी से बड़ी नौकरी से अच्छी सैलरी कमाई कर रहे हैं, पर उनको बेरोजगार मानते हैं। हमारे बेरोजगार का जो रोजगार का इंडेक्स होता है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि रोजगार की जो डेफिनेशन है वो हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। पैसे कमाना रोजगार होता है, ना कि नौकरी करनी, टाई लगा के जाना या किसी ऑफिस में बैठना या किसी सरकारी नौकरी लेना, वो रोजगार। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही। हम आना चाहेंगे आदित्य नारायण उपाध्याय जी के पास। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, जैसा कि राजेश जौहरी जी ने एक बात कही कि टाई और कोट पहन करके ऑफिस में जाना, इसे ही रोजगार माना जाता है पढ़े लिखों के बीच, जबकि सरकार तो ये कहती है कि पकौड़े तलिए वो भी रोजगार है। तो वास्तव में है, अगर जो माना जाए तो है रोजगार है, क्योंकि उससे आय होती है, और इतनी आय होती है कि परिवार का खर्च चलाया जा सकता है अगर जो बढ़िया से किया जाए। आप पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा और बढ़िया से करिए। तो क्या यह सर्वे रिपोर्ट इस बात को दर्शाता है कि आप पढ़े लिखे हो तो आपके अंदर शर्म खत्म हो जानी चाहिए, आपके अंदर काम करने की ललक होनी चाहिए, नहीं तो शिक्षा के साथ बेरोजगारी का स्तर इसी तरह से बढ़ा हुआ दिखाई देगा। जी, क्या कह रहे हैं आप? सर, पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की जो दर 1% से कम इस सर्वे में आई है, ये एक प्रसन्नता इस बात से हो सकती है और होना चाहिए। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि ये सर्वे जो किया गया है, ये सर्वे कर्ता सरकार ने घोषित किया है कि इन्होंने जो सर्वे सैंपल लिए हैं वो 50% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में लिए हैं, और जो शहरी क्षेत्रों में लिए हैं वो 50% से कम सैंपल लिए हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों का सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं नियमित गांव से जुड़ा हुआ हूं। एक पिता की 3 संतानें हुई, तीनों संतान जो है खेती करती है। उन्होंने कहा क्या करते हो साहब? खेती करते हैं, रोजगार है। अब खेती पूरी जो है पशुओं पे आधारित नहीं रही, छोटे यंत्रों पर आधारित नहीं रही, ट्रैक्टर चालक कार्य करता है, पानी देने का ठेका दिया जाता है, और जो भूमि का मालिक है वो कहता है मैं, आपके पास क्या रोजगार है? मैं खेती करता हूं। दरअसल खेती कौन करता है? वो मजदूर जो ट्रैक्टर चला रहा है, जो पानी सींच रहा है और जो वहां की रखवाली कर रहा है। जो किसान 3 लोग हैं, जो 3 भाई घर में हैं, उनमें से कोई भी कार्य नहीं करता है, लेकिन वो सब कहते हैं कि क्या करते हो? हम हमारे पास रोजगार है, हम खेती करते हैं। एक तो वो आंकड़े। दूसरे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं वो शहरों में पलायन कर लेते हैं, इसलिए गांव में बेरोजगारों की संख्या आज भी कम है, लेबर भी नहीं मिलते। 2 चीज, ये तो बात इस बात की हो गई कि 50% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों से सैंपल लिए गए, और ग्रामीण क्षेत्रों के जो बेरोजगार है वो शहरों में पहुंच जाते हैं, वो वहां पर है ही नहीं। तो वहां पे सैंपल जो है निश्चित तौर पर जो है
वो उच्च रोजगार के मिलेंगे, लगभग 100% रोजगार के मिलेंगे। अब शहरों की बात मैं करता हूं। हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश के क्या देश भर की स्थिति ये है कि आप उदाहरण के तौर पे देता हूं, पिछले 10 सालों में जितने पटवारियों की भर्ती हुई है उसमें से 60% से ज्यादा पटवारी जो है बीई पास है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे हुए हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसलिए करता है कि उसको उस स्तर की नौकरी मिले। जब उसको अपने स्तर की नौकरी नहीं मिलेगी तो उसको कहीं ना कहीं नौकरी करना पड़ेगी। सफाई कर्मचारी और प्यून की पोस्ट के लिए लाखों की संख्या में बैचलर पढ़े लिखे हुए लोग आवेदन कर रहे हैं। वो वजह क्या है कि उनको उनके स्तर का रोजगार सृजित नहीं हो रहा है। सही बात तो ये है। अब वो रोजगार उनको मिल जाता है, रोजगार का काम करते हैं, उनको रोजगार में तो गिनती, बारोजगार गिनती आएगी, बेरोजगार में नहीं आएगी। कोई दुकान खोलता है, किसी ने इस बात को नहीं देखा, हर साल लाखों युवा अपनी दुकान खोलते हैं और उनमें से 50% से ज्यादा दुकानें साल भर में, 2 साल में बंद हो जाती है। वो इसलिए बंद हो जाती है, एक तो ऑनलाइन का जो है व्यापार पे कब्जा होता चला जा रहा है, दूसरे जो है उनको उस क्षेत्र का प्रॉपर अनुभव नहीं है, तीसरा हमारी पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो रोजगारोन्मुखी नहीं है। हमारी जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो जो है उपक्रम करने वाले उद्योगपति तैयार नहीं करती, एंटरप्रेन्योर तैयार नहीं करती, वो तैयार करती है नौकरी करने वाले फोर्स तैयार करती है। अब वो फोर्स जो है वो कंप्रोमाइज कर रही है अपने से कमतर रोजगार पाने की, क्योंकि मजबूरी है उसकी। लेकिन इससे प्रसन्नता नहीं बढ़ सकती, इससे हमारा जीवन स्तर सुधर नहीं सकता, जीवन भी सुधर नहीं सकता। मेरा स्तर किसी काम को करने का है, मेरा नॉलेज किसी काम को करने का है, पर मैं कोई और काम कर रहा हूं, कमतर स्तर का कर रहा हूं, तो मैं अपनी जो मेगा उपयोग कर सकता हूं, जो देश के उत्पादन के लिए दे सकता हूं, देश के काम के लिए दे सकता हूं, उसका मेरे पास अवसर ही नहीं है। लेकिन रोजगार जरूर कहा जाएगा। तो इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा प्रसन्नता की बात नहीं है। प्रसन्नता की बात तो है कि सब लोग अपना कमा रहे, खा रहे, लेकिन ये समाज के अंदर ये कहीं ना कहीं कुंठा भी पैदा कर रही है। जैसा कि ये इन्हीं की रिपोर्ट बता रही है कि जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनमें बेरोजगारी ज्यादा है, जितने कम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं उनमें पूरी 100% रोजगार है। तीसरी बात, यदि 1% से कम बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है तो फ्री गेहूं और फ्री चावल, ये राशन फ्री में क्यों बंट रहा है और किसको बंट रहा है? जो पहले से रोजगार कर रहे हैं उनको भी फ्री गेहूं चावल देने की जरूरत है या जो रोजगार नहीं कर रहे हैं उनको देने की जरूरत है? कृपया जो है सरकार ही अपने आंकड़ों का और अपने द्वारा बांटे गए जो फ्री गेहूं चावल है उसकी संख्या में आपस में थोड़ा तुलना करने की कृपा करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। अब हम आना चाहेंगे डॉक्टर आर के शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि अभी बहुत अच्छी बात जो आदित्य नारायण उपाध्याय जी ने कही कि इन्होंने एक तस्वीर पेश कर दी कि जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन जो पढ़ाई उन्होंने किया है उस हिसाब से सरकार जो है अपना रोजगार सृजन नहीं कर पा रही है जिसमें कि वो अपनी पढ़ाई का उपयोग करें और उन्हें दूसरे कामों में लगना पड़ता है, इसलिए उन्हें बेरोजगार ही माना जाए। वास्तव में ये बात सही है। सरकार को क्या ये सरकार को भी एक तरह से यह रिपोर्ट एक आईना ही है। क्या सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए कि जिस तरह से डॉक्टर आर के शुक्ला जी, जिस तरह से हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जिस तरह की उन्हें पढ़ाई करा रहे हैं, जिस तरह से उन्हें तैयार कर रहे हैं, उसी तरह से उसके पैरेलल हम रोजगार सृजन भी करें, तब जा करके ये बेरोजगारी दूर होगी। नहीं तो पढ़ाई के साथ साथ ये बेरोजगारी भी इसी तरह से उठती रहेगी। और इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, बेरोजगारी दर को अगर हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में करें और जो हमारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय डेटा जारी करता है या एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स या अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लेयर करता है, ठीक है,
2023-24 में सरकार ने डिक्लेयर करी 3.2%। सेम पोजीशन 2022-23 की थी 3.2%। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो सरकार है ये अपने ही नागरिकों के साथ मजाक कर रही है। ठीक है ना। अब दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो 0.9% है। अरे भाई, आप मोहन यादव जी जो हमारे सीएम हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में ही जाके देख लो, है ना। आप कमलनाथ जी की विधानसभा क्षेत्र में जाके देख लो, जो हमारा श्रम मंत्री है उसके क्षेत्र में जाके देख लो, है ना। उसकी टोटल आबादी का कम से कम 10 से 20% बेरोजगार मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक परंपरा बन गई है सरकारों की, डेटा जारी कर दो और आगे मीडिया में या पब्लिक प्लेस पे उसका ढोल पीटो कि साहब हमारे प्रदेश में तो बेरोजगारी है ही नहीं है। दूसरी तरफ अभी 2 दिन पहले कल 25 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में रोजगार मेला का आयोजन किया था। ठीक है ना। अगर आपके पास वो रिकॉर्ड हो, पिक्चर हो, तो उनको आप जाके देखिएगा कि वहां कितनी पब्लिक खड़ी थी। और उस पब्लिक में सभी के सभी 10वीं से लेके पीजी लेवल तक के थे, जबकि वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों की भर्ती नहीं हो रही थी। छोटी छोटी प्राइवेट कंपनी जो कॉलर वगैरह का काम देती हैं, मार्केटिंग करवाती हैं, सेल्स करवाती हैं, या अपना माल की डिलीवरी करने के लिए मैन पावर का रिक्रूटमेंट कर रही थी। तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो सरकारें डेटा जारी करती हैं, इन पे ना तो सरकार विश्वास करती है, ना मीडिया करती है, जनता तो विश्वास करती नहीं है, क्योंकि हर घर में 2-4 लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। ठीक है। और इसी बात का प्रूफ भी देखिए, अब आप भारत सरकार बहुत मतलब गर्व के साथ बोलती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं। ठीक है। 1.40 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 80% को आप सरकारी रहमो करम पे डाला, 5 किलो आटा बांट के, चावल बांट के जिनको जीवन यापन करवा रहे हैं, तो देश की बेरोजगारी दर आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। भाई सरकार के ही डाटा के अकॉर्डिंग अगर 80 करोड़ को अनाज बांटा जा रहा है तो वो रेशो 60% के समथिंग बैठता है। ठीक है। और यहां ये सरकारें दावा करती हैं कि साथ 3.2% है। तो इनके दावों पे ही हास्यप्रद है। तो सरकार भी इंटरनली नहीं मालूम क्यों साथ कर देती है। हमारे जो प्रशासन में अब लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, मंत्री क्या कर रहे हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया कि आप सीएम साहब की विधानसभा क्षेत्र में ही सर्वे करवा लो, पता चल जाएगा कितनी बेरोजगारी है। अब हम आते हैं कि बेरोजगारी है क्यों। निश्चित रूप से अगर हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, मध्य प्रदेश में रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था, हालांकि वो लोगों ने उसको व्यंग्यात्मक लिया कि भाई आप पकौड़े तलो, वो भी सही बात है, आप पकौड़े तलना रोज है, और जो तल रहे हैं वो सम्मानीय है। लेकिन सरकार को करना क्या चाहिए कि अपराधी स्कूलें ही साथ साथ में या स्कूलों में ही पकौड़े तलने का वो है ना अनुभव प्रदान करें, है ना। किसी स्कूल में जो है ना पकौड़े तलवाओ, किसी में भजिए तलवाओ, किसी में समोसे बनवाओ। व्हाट इज दिस। हाँ, अपने रुचि के अनुसार कोई पकौड़े तलना चाहेगा, कोई कॉफी बनाना चाहेगा, वैसे ही उसे पारंगत कीजिए। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं कि अगर अपन इसको मानते हैं तो सरकार को प्राथमिक एजुकेशन के साथ साथ व्यवसाय के अनुभव भी प्रदान करने चाहिए, उससे ही फायदे होंगे। सरकारी स्कूलों में रसोई आएंगे, तेल आएगा, बेसन आएगा, है ना, धनापत्ति योजना वाला भी आएगा, उससे भी रोजगार जनरेट होंगे। तो अगर हम इस तरफ भी आगे बढ़ते हैं तो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन व्यवस्थित होने चाहिए। मेरा ये मानना है बेरोजगारी दर अनलिमिटेड है। सरकार भी माने, आप भी माने, जनता तो मानती है। उसका दूर कैसे किया जाए, इन पे विचार विमर्श होना चाहिए जी। उनके कारणों को तलाशा जाने चाहिए, वजह क्या है। ठीक है ना। तो उसका एनालिसिस ईमानदारी से होने चाहिए, ना कि 3.2% बोल के सरकार अपनी खुद की ही पीठ थपथपा लेती है कि साहब हमारे प्रदेश में तो बेरोजगारी है ही नहीं है। ठीक है। अब आता है सवाल कि
ये जो बेरोजगारी है, ठीक है ना, इसका एक्चुअली में इन क्राइटेरिया क्या माना है सरकार ने, या इसको क्या वो है ना कंप्रेहेंसिव एनालिसिस करते हैं, शायद नहीं। आप देखिएगा भारत में वर्क सप्लायर और लेबर सप्लायर की कोई कमी नहीं है, वर्क फोर्स है, ट्रेंड भी है, अनट्रेंड भी है, स्किल्ड भी है, अनस्किल्ड भी है। उनको प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन गवर्नमेंट इज नॉट ए सक्सेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। सरकार उनकी योग्यता या अयोग्यता या जो भी उनका स्किल है उसके साथ रोजगार देने में समर्थ नहीं है। ये स्वीकार करना पड़ेगा। जब हमें स्वीकार करेंगे तब जाके हमारी नीतियां उस हिसाब से बनेगी। मेरा तो ये मानना है कि जो इस टाइप के जो हमारे देश प्रदेश में या देश में ILO टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो सर्वे होता है, उन सर्वे में प्रशासन के लोगों के होने के साथ साथ कुछ लोग मीडिया के भी होने चाहिए, कुछ लोग समाज से भी आने चाहिए, कुछ लोग उस एरिया के एक्सपर्ट भी होने चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के जरूर होने चाहिए। होता क्या है, एक एसी कमरे में बैठ के डेटा का एनालिसिस करके परसेंटेज निकाल दी जाती है। IAS ऑफिसर भी खुश हो गया, सरकार भी खुश हो गई, लेकिन जनता जहां थी वहीं पड़ी है। सिर्फ इस टाइप के डेटा जारी करने से मुझे नहीं लगता कि कभी भी प्रदेश में या देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इससे इस डेटा को देख करके तो सरकार और लापरवाह हो जाएगी कि चलिए हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो है बेरोजगार कम है, कुछ कम ही काम करना पड़ेगा। तो ये तरीका नहीं होना चाहिए। वास्तव में सही बात आपने कही, लेकिन इस तरह के डेटा आ रहे हैं और इस तरह के जो सर्वे हैं, ये रिपोर्ट सरकार के द्वारा भेजे जा रहे हैं। जौहरी साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस डेटा पर जनता को विश्वास न हो, जिस डेटा पर बुद्धिजीवियों को विश्वास न हो और विश्वास करना चाहें तो भी ना हो कि बेरोजगार तो दिख ही रहे हैं, कम कहां से हो गए, ये आंकड़े किस तरह से जुटाए गए हैं, तो विपक्ष तो हमलावर होगा ही, विपक्ष हमलावर होगा ऐसे डेटा पर। ऐसे में ऐसे डेटा जारी करने का मतलब क्या है सरकार द्वारा? देखिए देवेंद्र जी, ये तो सरकारी एजेंसी जिसने डाटा जारी किया है वो बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या सोचकर उन्होंने डाटा जारी किया है, और डाटा जारी करने से पहले डाटा कलेक्शन कैसे किया उन्होंने, क्या उनका तरीका था, प्रोसीजर क्या था डाटा कलेक्शन का, और एनालिसिस का क्या तरीका था, ये तो एक बात थी। लेकिन देवेंद्र जी, इंपॉर्टेंट बात आज फिर से वहीं पे आके उठ रही है कि रोजगार की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। रोजगार की डेफिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी भी हम लोग रोजगार को नौकरी को मानते हैं और वो भी सरकारी नौकरी को मानते हैं। एक बात है। अब आप एक चीज देखिए, आज आप समाज में कहीं पे भी आप अपने घर फर्नीचर बनवाना हो, आप कारपेंटर खोजने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा, प्लम्बर खोजने जाएंगे इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन खोजने जाएंगे इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। और जो है कारपेंटर के रेट आपको बताते हैं, आज कारपेंटर का एक दिन का रेट चल रहा है 1500 रुपये पर डे। तो 1500 रुपये पर डे का मतलब होता है 45,000 रुपये महीने का। और एक आदमी ग्रेजुएशन करके नौकरी करता है कहीं पर प्राइवेट में, तो उसको 15-20 हजार रुपये सैलरी मिलती है। लेकिन आदमी कारपेंटर बनना नहीं चाहेगा क्योंकि उसको लग रहा है ये तो मजदूरी हो गई। जबकि हमको विदेशों से ये समझना चाहिए, वहां पे स्किल लेबर जो है उसको बड़ी वैल्यू होती है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। एक बात तो ये हो गई। अभी आपने सुना होगा अहमदाबाद से एक लड़के ने, दो लड़कों ने IIM का अहमदाबाद से कोर्स किया और उन्होंने डोसा का सेंटर खोला। और IIM डोसा वाला जो है, IIM वाला डोसा वाला जो है वो इतना फेमस है, उसका टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। और इसी तरीके से बहुत सारे IIM IIT वाले ने, कोई चाय वाला बना, कोई किसी ने वड़ा पाव का शुरू किया बॉम्बे में। एक दिल्ली की एक लड़की का वीडियो आप देखते रहते होंगे, जो बड़ा पाव का काम करती है। और कई लोगों ने तो अपनी चाय का ब्रांड बना के और उसकी पूरी चेन बना दी पूरे देश भर में, चाय देना शुरू कर दिया। ये भी हुआ है हमारे साथ में। अब एक बात है, हमको ये समझना पड़ेगा कि सब चीजों के पीछे समस्या क्या है। तो समस्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या का जो विस्फोट है। जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, भारत तो क्या, आप भगवान भी आ जाए यहाँ पे, स्वयं भगवान विश्वकर्मा आ जाए, ब्रह्मा आ जाए और उनसे भी कहते जाए कि आप यहाँ पर आके इसका रोजगार का पैटर्न सही कर दो, तो नहीं कर सकते।
तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कहीं ना कहीं जो है पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। शुक्ला जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमारी एजुकेशन है, हमारी जो शिक्षा है, वो नौकर बना रही है। तो सही बात है, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले ने जब इस शिक्षा को बनाया था तो उनका उद्देश्य अंग्रेजों के नौकर पैदा करना था, नौकर तैयार करना था, ना कि मालिक। अब हमको मालिकोन्मुखी जो एजुकेशन सिस्टम है, अब एनईपी से आएगा कि नहीं आएगा कह नहीं सकते, पर उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो ध्यान देते हैं तो शायद अच्छी हो, और फिर हम ये जो बेरोजगारी पर जो हमारा डिस्कशन है, ये कुछ किसी और मोड़ पर जाएगा। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। अब रुक करेंगे हम आदित्य नारायण उपाध्याय जी की तरफ। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, एक और सर्वे रिपोर्ट है, यही सर्वे रिपोर्ट है जिसमें वर्क पॉपुलेशन रेशियो में छत्तीसगढ़ को टॉप पर रखा गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ में 52.3% जितनी पॉपुलेशन है उसमें 52.3% लोग जो हैं वो रोजगार प्राप्त करते हैं। दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। ये तीन चीजें रखी गई हैं। अन्य स्थानों पे अगर जो देखा जाए, अन्य स्थानों पर या तो इससे ज्यादा होगा या तो इससे कम होगा। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर जो ये टॉप पर छत्तीसगढ़ है तो वहां के संसाधन क्या होंगे? क्या वो चीजें हैं छत्तीसगढ़ में, गुजरात में और महाराष्ट्र में कि इस छत्तीसगढ़ को टॉप पर लाती हैं और दूसरी जगह पे नहीं है या कम है? जी, स्टील प्लांट जैसे बहुत बड़े उद्योग हैं, उत्खनन है, और केंद्रीय सरकार के रोड कंस्ट्रक्शन जैसे काम है, और दूसरे जो है जंगलों पर आधारित कुछ रोजगार है। तो इन सब रोजगारों को करने के लिए बहुत ज्यादा लिटरेसी की आवश्यकता नहीं है। इवन छत्तीसगढ़ के जो लेबर हैं, जो छत्तीसगढ़ के श्रमिक हैं, वो दूसरे प्रदेशों में भी काम करते हैं। मतलब वहां चूंकि लिटरेसी कम है, निश्चित तौर पर वहां रोजगार ज्यादा है। रोजगार दरअसल इसलिए ज्यादा है कि सब जो है दूसरे जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनकी आवश्यकताएं कम है। आदिवासी क्षेत्र है, उनको जीवन जीने के लिए जो आवश्यक जरूरत है वो अपना छोटा मोटा रोजगार करके वो उसको आवश्यकता को पूरी कर लेते हैं। विचार करने लायक बात यह है कि हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर एक मेट्रो प्रोजेक्ट लाया गया है। मेट्रो प्रोजेक्ट में मैं दावा करता हूं 80% कर्मचारी मध्य प्रदेश के बाहर के काम कर रहे हैं। हबीबगंज स्टेशन बना, उसमें अधिकांश लेबर छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रदेशों की थी। केंद्र सरकार का एम्स जो है चालू हुआ है, एम्स में डॉक्टर को यदि छोड़ दे तो जो सामान्य कर्मचारी हैं 80% सामान्य कर्मचारी मध्य प्रदेश के बाहर के रखे गए हैं। हाईवे प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों में इसलिए जो है रोजगार ज्यादा है कि वो ज्यादा लिटरेसी नहीं होने के कारण लेबर वर्क ज्यादा करते हैं। मध्य प्रदेश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने के बाद भी मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिलता? कि यहाँ पे जो है जो कंपनियां ले रही हैं वो कंपनियों के मालिक बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट है, जैसे हबीबगंज स्टेशन का प्रोजेक्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो उसमें रोजगार किसको मिला? उद्योगपतियों को, इन्वेस्टर को रोजगार मिला, उनको करोड़ों रुपए का काम मिला। लेकिन जो आम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था उसमें मध्य प्रदेश के बाहर के लेबर लाके बिठा दिए गए, बाहर के लोगों को रोजगार दे दिया गया। देखिए अब यहाँ सवाल तो ये फंस रहा है, नहीं, अब ये बातें फंस रही हैं आदित्य नारायण उपाध्याय जी। देखिए अब बातें फंस रही हैं कि छत्तीसगढ़ के लेबर यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ शिक्षा का स्तर सही नहीं है, ठीक है, यहाँ के लोग नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन
अगर बेरोजगारी दर देखी जाए तो बेरोजगारी दर 0.9% मध्य प्रदेश की है, यानी कि सबसे कम है। तो क्या बेरोजगारी दर कम होने की वजह से यहां काम करने वालों की संख्या, तो काम तो कर ही रहे हैं, अपने अपने धुन में लगे हुए हैं, इसलिए लेबर की कमी है, इसलिए छत्तीसगढ़ से बुलाया जा रहा है, या फिर कुछ और है? ये दोनों आंकड़े जो हैं एक दूसरे की काट करते हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। जी हमें समझाइए आप। इसको मेरा जहां तक मेरी समझ कहती है, मध्य प्रदेश में लिविंग स्टैंडर्ड मध्य प्रदेश तो लोगों का थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की तुलना में हाई है जी। मध्य प्रदेश का व्यक्ति 600-800 रुपए से कम में काम नहीं करेगा लेबर, जबकि छत्तीसगढ़ का लेबर इससे आधी कीमत में काम करता है। तो निश्चित तौर पर, और उसका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है, उसको सिर्फ रहने के लिए एक छोटी सी झुग्गी बनाएगा, उसमें दाल चावल खाएगा और वो रह लेगा, और अपने उसमें से जो लेबर का पैसा मिलेगा उसमें से भी अधिकांश भाग अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए भेज देगा। तो दिक्कत यह है कि हम अपने जीवन स्तर को कितना कंप्रोमाइज करके, अपने दिल पर पत्थर रख के काम कितना करना चाहते हैं और कितना सम्मानजनक काम करना चाहते हैं, इसको तय करने वाली बात है। हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे आसपास का जीवन कैसा है, हमारा पड़ोसी कैसा रहता है, हमारे प्रदेश के लोग कैसे रहते हैं, हम अपने जीवन स्तर को उससे नीचे करके कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अब हम रुख करेंगे डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी की तरफ, और एक महत्वपूर्ण जो टीवी स्क्रीन पर हमारे लगातार शुरू से ही चल रहा है, एक तरफ आई बैंड की इसमें धार्मिक आधार पर जो बेरोजगारी दर दिखाई गई है वो इसमें चल रहा है लगातार। धर्म के आधार पर, अब इसमें हम धर्म पे आते हैं, इसमें जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उनको देख लेते हैं, उनका एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं कि आखिर ये क्या कहते हैं, ये आंकड़े क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, हिंदू धर्म में जो बेरोजगारी की दर है 3.10% है, मुस्लिम धर्म में 3.20%, सिख में 5.80% और ईसाई में 4.70%। इन आंकड़ों से क्या अनुमान लगाएं हम? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में जो हिंदू धर्म है या हिंदू धर्म की पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक है, ठीक है ना। दूसरी जो धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है या ईसाई धर्म है, उनकी पॉपुलेशन और हिंदू धर्म की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तीसरी चीज, जो मुस्लिम धर्म है वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे ज्यादा नहीं पड़ते, उनके यहाँ जो लोकल बिजनेस, लोकल लेवल पे जो भी उन्हें काम मिलता है वो उनके परंपरागत या पुश्तैनी काम में जुड़ जाते हैं। इस कारण से उनके यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है, दर है, वो काफी कम पाई जाती है। दूसरा, अगर हम सिख धर्म को लें तो सिख धर्म में वैसे भी उनकी पॉपुलेशन हमारे प्रदेश में कम है। तीसरी चीज, जो भी है वो पुश्तैनी रूप से किसी ना किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यही कारण है कि जो सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा वो हिंदू यानी कम्युनिटी में मिलेगा और या हिंदू धर्म में मिलेगा दूसरे धर्मों की तुलना में। मतलब पॉपुलेशन उसका मेन कारण है हमारे प्रदेश में कि जो जिसकी जितनी पॉपुलेशन होगी है ना, वहां उनका उसके अकॉर्डिंग हर जगह का सिनेरियो या रेशो निकल के आएगा। चलिए ठीक है। अब राजेश जौहरी जी, हम आपकी तरफ रुख करेंगे और जल्दी हम चाहेंगे कि तीनों मेहमानों के पास एक सब्जेक्ट और बच गया है इसमें, जाति के आधार पर रोजगार या बेरोजगारी। तो इसमें जो है हम आपसे, जौहरी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि WPR यानी कि वर्कर्स का जो रेशियो है, पॉपुलेशन रेशियो, ये दिखा रहा है कि जो पॉपुलेशन है उसमें SC यानी कि अनुसूचित वर्ग
कि 43.60% आबादी को काम मिल रहा है, अनुसूचित जाति वर्ग के। पूरे देश का ये डाटा है, पूरे देश का, सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है। और यहां पर एसटी वर्ग के 52% लोगों को काम मिल रहा है, ओबीसी वर्ग को 43% और सामान्य वर्ग को 41.50%। ये पॉपुलेशन के पूरे पॉपुलेशन के परसेंटेज निकाले हैं इस आंकड़ों में। इन आंकड़ों के लिहाज से क्या सोचते हैं आप? देखिए, अगर इनको माना जाए 48 और 52% माना जाए, तो फिर जो ये सरकार ने जो डाटा दिया है 3.2%, कहीं 0.9%, कहीं 1.5%, कहीं 5%, तो फिर वो दोनों डाटा आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। तो अगर 48% है तो 52%, 48% एम्प्लॉयमेंट है तो 52% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अगर 52% एम्प्लॉयमेंट है तो 48% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो फिर वो 3.2% कहां से आ गया? एक ये बड़ी समस्या है। और ये किन लोगों ने मिलकर बनाया है? ये जो नहीं, हम क्लियर कर रहे हैं कि ये जो अनुसूचित वर्ग का हम डाटा बता रहे हैं, जो अनुसूचित वर्ग के जितने पॉपुलेशन हैं उनमें से 43.6% के पास रोजगार है। ये चीज इसका मतलब 57% बेरोजगार हो गए ना, यही तो बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बेरोजगार हो गए। हाँ, और अगर जो 57% बेरोजगार हो गए तो फिर निरक्षर ज्यादा लोग निरक्षर इसी में हैं, निरक्षर कम पढ़े लिखे लोग एससी वर्ग में हैं, तो उनकी बेरोजगारी कैसे ज्यादा हो गई? नहीं देवेंद्र जी, निरक्षर तो बेरोजगार है ही नहीं, बिल्कुल। निरक्षर तो सिर्फ 0.2% बेरोजगार है आपके आंकड़े के हिसाब से जी। इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें डाटा में। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये डाटा जो है ना, कहीं ड्राइंग रूम में बैठ के, वो जो आदित्य नारायण जी ने सही बताया कि ड्राइंग रूम में बैठ के, शुक्ला जी ने बताया था कि कहीं एक जगह बैठ के इसी ऑफिस में बैठ के डाटा बनाए जाते हैं और उसको पब्लिश कर दिया जाता है। एक बात है। दूसरी बात, एक छोटी सी बात रह गई सिख धर्म के बारे में। अभी धार्मिक आधार पर जो था, सिख धर्म में हाईएस्ट बेरोजगारी, जबकि सिख धर्म ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया को लंगर खिला रहा है, पूरी दुनिया को खाना पीना दे रहा है। और एक भी आदमी वहां पे आपको कभी कोई सिख आपको भिखारी नहीं मिलेगा, कोई सिख कहीं पे छोटा काम करता हुआ नहीं मिलेगा। और उसको ये डाटा बता रहे हैं कि हाईएस्ट बेरोजगारी है। इसलिए कहीं ना कहीं जो डाटा है सरकार ने जारी किया है, इसमें प्रश्न चिन्ह लगता है देवेंद्र जी। इस पर डिस्कशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इस डाटा पे ही ये डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि एससी और एसटी वर्ग जहां तक है, अगर इसके जो पॉपुलेशन है इनमें 50% को अगर जो काम नहीं मिलता है, तो यही इसी वर्ग में सबसे ज्यादा जो है पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो वो या तो वो गलत होगा, वो जो रेशियो जो जितने निरक्षर हैं यानी कि उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, और जो निम्न शिक्षित लोग हैं उनको रोजगार ज्यादा है। तो ये डाटा उस डाटा को कहीं ना कहीं से खंडित करता है जी। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपकी क्या विचार है, आपके क्या राय हैं? को इनके जो अलग अलग आंकड़े उन्होंने जारी किए हैं, वो आंकड़े एक दूसरे का खंडन करते हैं। हाँ। तो निश्चित तौर पर इस डाटा में बहुत बड़ा झोल है। ये जरूर हो सकता है कि टोटल पॉपुलेशन के रोजगार करने योग्य कितने लोग हैं। मान लो 60 ऊपर के लोगों को, 55 वर्ष से ऊपर के लोगों को हटा दिया जाए और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हटा दिया जाए या अक्षम लोगों को हटा दिया जाए, तो उनका प्रतिशत मान लो ये ऐसा कुछ हो सकता है। तब फिर जो इनके 3% और 1% वाला आंकड़ा है, उसको भी इसी आधार पे दिया जाना चाहिए। इधर तो वो 1% बता रहे हैं और उधर 30% बता रहे हैं, 50% बता रहे हैं। तो कोई एक आधार स्टैंडर्ड लिया जाना चाहिए जहां उनको वो कहते हैं ना, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक। जहां उनको लगता है कि सरकार के मामले में कहीं सरकार की जो है असफलता दिखाई देती है, तो उन आंकड़ों का पैमाना बदल देते हैं। और जहां दिखता है कि यहाँ प्रशंसा होगी, उन आंकड़ों को उसका पैमाना दूसरा बना देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज निकल के ये आई, यदि सवर्ण और सामान्य समाज के लोग जो है उनमें जो है रोजगार का प्रतिशत कम है, तो निश्चित तौर पर
ये सरकार की उन नीतियों को और राजनीतिक पार्टियों को उन राजनीतिक पार्टियों के लिए संदेश है जो लगातार जो है सवर्ण और सामान्य जन की जो है अनदेखी करते चले जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जो है इनके विरुद्ध जो दूसरे समाज है उनका कार्ड खेलते चले जा रहे हैं ये, और खुद जो है सवर्ण और सामान्य समाज के लिए संदेश है, उसको जागृत होने के लिए ये आंकड़े हैं और उसको इन आंकड़ों के द्वारा जो है उन्हें जागृत हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला जी आपकी क्या राय है, अपनी राय दीजिए। देखिए, अभी जो आपने डेटा बताया SC ST OBC और जनरल, ठीक है, अगर हम अपने देश, क्योंकि आपने बोला कि ये जो रेशो है ये पूरे देश का है, ओनली MP का नहीं है, तो यदि हम इंडिया लेवल पे टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसको एनालिसिस करें तो निश्चित रूप से जनरल कैटेगरी में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, जबकि उनकी संख्या सबसे कम है। जैसा कि पूरे सरकारें बोलती है और स्पेशली हमारे दूसरे वर्ग के भाई लोग बोलते हैं कि साहब 15% हो तुम, तो 15% होने के बाद हम 15 में से 62% बेरोजगार हैं। जैसे कि आपने डेटा नोट करा है कि 41% काम कर रहे हैं, मतलब क्या निकल के आया कि 59% लोग जनरल कैटेगरी में बेरोजगार हैं, मतलब जिनकी संख्या सबसे कम है वहां बेरोजगारी सबसे अधिक है। अब हम दूसरी बात करते हैं, हमारे जो वर्ग है, जो सबसे बड़ा वर्ग है हमारे देश का, OBC वर्ग है, वहां आपने बताया कि 45 के पास काम है, मतलब वहां भी जिनकी संख्या सबसे अधिक है देश में, वो सबसे अधिक बेरोजगार है। 55% वो हमारा वर्ग है जो वो बेरोजगार है, ठीक है ना। और इसके पहले जो हम सब बैठ के डिस्कस कर रहे थे कास्ट पर कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब जिनकी आबादी कम है उनके पास रोजगार अनलिमिटेड है, जिनकी आबादी सबसे अधिक है वो सबसे अधिक बेरोजगार है, ठीक है ना। तो जब भी गवर्नमेंट इस टाइप के डेटा सर्कुलेट करती है, जारी करती है, ठीक है ना, तो उनको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिनकी आबादी 0.1% है उनके पास 97% का काम है, तो जिनकी आबादी पूरे देश में, ठीक है, OBC वर्ग को मैं कोट करूंगा यहाँ पे, सबसे अधिक है, वो सबसे अधिक बेरोजगार भी है। मतलब आपकी ना तो जो है ना डेटा कहीं से समायोजित हो रहे हैं, ना आपकी पार्टियां समायोजित हो रही हैं। हमारा देश है राम भरोसे चल रहा है, आगे भी चलेगा, भगवान करो और भी ज्यादा विकास करो। जी, तो अब समय नहीं है, नहीं तो और भी डाटा हमारे पास थे जिस पर चर्चा की जा सकती थी, लेकिन समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपने अमूल्य विचार साझा करने के लिए। तो रोजगार बेरोजगार, इसी पर मंथन चल रहा है, इसी पे डेटा जारी हो रहे हैं और इसी पे सारी कवायद हो रही है कि बेरोजगार कम हुए हैं, यानी कि रोजगार लोगों को ज्यादा मिला है। ठीक है, अच्छी बात है, रोजगार मिलना भी चाहिए, लेकिन आंकड़े यथा स्थिति को परिलक्षित क्यों नहीं करते कि हाँ ये आंकड़ा वास्तव में सही दिख रहा है, ऐसा क्यों नहीं लगता। इसलिए आंकड़े बनाते समय जो भी तथ्यों का ध्यान रखा गया हो, हम उस आंकड़े को गलत नहीं कहते। जिन तथ्यों के आधार पर ये आंकड़े दिए गए हैं और उससे जो मैसेज जा रहा है उससे वास्तविकता मेल नहीं खाती, पता नहीं क्यों। अगर मेल खाती होती तो हमारे विशेषज्ञ इन आंकड़ों पर प्रश्न नहीं उठाते। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।